तो कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चंस जो आते हैं ना एनआईएसएम के एग्जाम में, रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में, वो इस वर्कबुक के अंदर से ही आएगा। केवल केस स्टडी जो होता है ना, वो लॉजिक बेस पे आता है। मीन्स आपने कितने अच्छे से इस वर्कबुक को किया है, कितना नॉलेज गेन किया है, और आपकी एक कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी क्या है कि आप थोड़े लॉजिक या थोड़े से लीक से हटके कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं क्या इस टाइप। लेकिन जनरली क्या होता है, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, 92 क्वेश्चंस जो होते हैं, ये इस वर्कबुक के अंदर से ही आएंगे। और इवन जो एग्जाम्पल भी आते हैं ना एग्जाम में, वो वर्कबुक से ही आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। और इसका फायदा ये होता है कि आप नंबर अच्छे ला सकते हो। जो भी आएगा वर्कबुक के अंदर से ही आएगा। और न्यूमेरिकल्स का ऐसा है, देखिए न्यूमेरिकल्स में सिंपल बता दूं कि आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हो, और आपको बस उस क्वेश्चन को समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, यानी कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत इजीली बन जाता है। देखो रेशो एनालिसिस अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशो एनालिसिस क्यों किया जाता है? पहला, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए। ठीक है, यानी कि रेशो एनालिसिस से क्या हेल्प मिलती है अपने को कि अपन डिस्क्राइब कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, कि उसके प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए भी होती है। ठीक है, व्हाट वर्क और फेल टू वर्क फॉर अ कंपनी, यानी कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, और थर्ड हो गया प्रेडिक्टिव, कि आप उस डेटा को अच्छे से स्टडी करने के बाद आप फ्यूचर क्या देख रहे हो उस कंपनी का। ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, ये तीन एनालिसिस करते हैं रेसो से। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पुराना डेटा, आप जितना पुराना डेटा देखोगे वो एडिक्वेट होता है, अपने को लेटेस्ट डेटा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो व्हेन कंपेयर द नंबर, मोस्ट मोस्ट जो आइटम्स जो अपन यूज करते हैं, कॉमनली रेशो जो यूज किया जाता है। ठीक है, आप हमेशा सुने होंगे पी, पीई, बुक वैल्यू, ईपीएस, ये दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो हर जगह यूज होते हैं। लेकिन बहुत से कम लोगों को ही पता है कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पे पीई यूज होगा, कहाँ ईपीएस देखना है। ठीक है, और बुक वैल्यू कहाँ पे देखना है इन द सेंस। ठीक है, और कैसे देखना लॉजिकली। ठीक है, कुछ लोग जैसे कमेंट्री करते हैं कि इसका पीई एक्सपेंसिव है, ये सस्ता है, तो अपन मान लेते हैं नहीं ये बोल रहे हैं तो एक्सपेंसिव। लेकिन कभी अपन ने खुद से एनालिसिस किया है? तो एनालिसिस एक काम होता है एक रिसर्च एनालिस्ट का। ठीक है, क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये देखने का। तो कॉमनली कौन कौन से रेशो यूज होते हैं? ठीक है, कौन कौन से रेशो यूज किए जाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या डिफाइन करता है कि हाउ प्रॉफिटेबल द ऑपरेशन ऑफ कंपनी ऑन पर रुपीज ऑफ सेल, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, ऑपरेशंस में कितना प्रॉफिट बना रही है पर रुपीज के सेल में। ठीक है, अगर इट इज इविडेंट डेट, अगर कंपनी बहुत कॉम्पिटिटिव है तो प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जैसे कंपटीशन की बात की जाए, जिस कंपनी में ज्यादा प्रेशर होता है वो, उस उनके पास प्राइसिंग प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम होती है या सफर कर सकती है। ठीक है, और जिस बिजनेस में सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर होता है। ठीक है, तो इफ इट इज अ इनिशियल एंट्रेंट इन अ सनराइज इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल ऑफ बिजनेस वुड बी हाई, यानी कि आपके पास एंट्री बैरियर है, आपने सब कर लिया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होगी। लेकिन वेरी हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि नए एंट्रेंट आते हैं, कंपटीशन होता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट विल बी मॉडरेट, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। तो ये बॉक्स को याद रखिएगा, मे भी यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इवेल्युएटिंग एट ईच लेवल ऑफ पीएनएल। तो पहला क्या देखते हैं, टू मेन पैरामीटर होता है, एक होता है ईबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, और जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कैसे आएगा? कई बार ईबीटा दे देगा, ठीक है, नेट सेल दे देगा, आपसे ईबीटा मार्जिन पूछेगा। तो ईबीटा मार्जिन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी देखना है आपको, तो ईबीटा मार्जिन द रेशो किसके लिए यूजफुल है? आउट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी प्योरली बेस्ड अपॉन इट्स ऑपरेशन एंड डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ईबीटा मार्जिन इक्वल टू ईबीटा ईबीआई टीडीए डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब देखो कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं पता है केस स्टडीज में, कि हायर ईबीटा है उसका क्या मतलब है? तो उसका केस स्टडी से कोई मतलब नहीं होता है। हायर ईबीटा मीन्स इट इंडिकेट इट इज एबल टू ऑपरेट ग्रेटर इफिशियंसी देन अदर ग्रुप्स, यानी कि ज्यादा अच्छे से ऑपरेट हो रहा है अदर पीयर ग्रुप कंपनी से। ठीक है, ईबीटा मार्जिन आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, हायर ईबीटा मीन्स बाकी कंपनी से अच्छा कर रही है, अगर केस स्टडी में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो। वरना आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ईबीटा देखने में बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है पैट मार्जिन। क्या है? आपको इतना अपन ने स्टडी किया तो एक चीज पता चल गई होगी कि जो शेयर होल्डर होते हैं बिजनेस के, उनको आखिरी में मिलता है जब पूरे ड्यूज पेड हो जाते हैं। उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर का होता है, आफ्टर पेइंग ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। उसके बाद जो बचा वो शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है, तो दिस वुड इंडिकेट हाउ मच द बिजनेस जनरेट बाय द कंपनी एक्चुअली कम देयर वे। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है? पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब इसमें भी एक चीज याद रखिएगा कि हायर अगर पैट रेशो है, ठीक है, तो मोर इफिशियंट कंपनी इन मैनेजिंग कॉस्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट। ये जो लाइन एक एक लाइन बता रहा हूं ना, हायर ईबिटा हायर पैट मार्जिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, एक लाइन का आंसर रहता है। अगर आपको पता है कि पैट मार्जिन ज्यादा होने से कंपनी ज्यादा इफिशियंट है, या ईबिटा मार्जिन हाई है तो कंपनी ज्यादा इफिशियंट है अदर देन पीयर कंपनी, तो ये आपको देखिएगा कई बार केस स्टडीज में हेल्प करेगा। मैम क्या यहां से क्वेश्चन आया था क्या ईबिटा से रिलेटेड केस स्टडीज इस बार? ईबिटा से रिलेटेड केस स्टडी आया था क्या? आया था सर, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आए थे। है ना, आते हैं हाँ। कुछ दिखा था और कुछ निकालना था, मैं नीचे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप अभी ना बस आज 12 तारीख है, इससे 10 दिन बाद का डेट ले लीजिए, निकल जाएगा एग्जाम, आराम से निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। अभी अपन क्या है कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो डेली दो चार क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, या सर, हाँ। रूपाली मैम ने अभी जस्ट एक स्टेटमेंट बोला था, वो सुना नहीं मैंने। आप मैम को बोल सकते हो प्लीज एक बार नहीं, रिपीट? ईबीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, नहीं मैम नहीं, ने यही उन्होंने कुछ और भी कहा, एक सिंगल लाइनर ऐसा कुछ उन्होंने बोला क्वेश्चन के बारे में, मुझे वो समझा अच्छा नहीं। अच्छा, एक बार हाँ, मैम। हाँ एक्चुअली हाँ। मैंने, नहीं मैंने यही बोला कि ईबिटा से क्वेश्चन आए थे लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। ओके मुझे ओके मैम। ईबिटा मार्जिन का फॉर्मूला याद था लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मैं सॉल्व नहीं हाँ, कर पाई। ओके कई बार आपको पहले ना ईबीटा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ईबीटा निकाल, कई बार ईबीटा नहीं दिया रहेगा, ईबीटा मार्जिन दिया रहेगा, नेट सेल दिया रहेगा, ईबीटा पहले निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ईबीटा कैसे निकालना है उसका भी थोड़ा सा अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन डील करेंगे। अभी केवल अपने को ये फोकस रखना है कि हम अपना बेसिक, यानी कि हमको एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, और साथ में ये सब कहाँ यूज होता है, यानी फॉर्मूले के साथ कि बीटा मार्जिन अच्छी होने से क्या फायदा है, कि और पैट मार्जिन अच्छी होने से क्या क्या हायर रेशो होने से कितना इफिशियंट है, ये सब चीजें अपने को याद होनी चाहिए। कि हायर रेशो है पैट मार्जिन तो मोर इफिशियंट है इन मैनेजिंग कॉस्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट। ये पैट मार्जिन की बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न रेशो। प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से क्या सेंस होता है कि गिव अ सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर रुपीज ऑफ सेल बाय द बिजनेस। ठीक है, इससे ये इंडिकेट नहीं होता कि कितना रिटर्न जनरेट हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
और ट्रस्ट मी, आरओई से तो क्वेश्चन आया ही आया होगा 100%। 100% आरओई से क्वेश्चन आता है, 100%, इसमें नो डाउट। में आरओई आरओसी ये दो चीज मैं जानता हूं कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने रिटर्न कितना जनरेट किया, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर इन्वेस्टर टू स्टार्ट डिगिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, हाउ बिजनेस एलोकेट इट्स कैपिटल एंड जनरेट रिटर्न। कितना बिजनेस कैपिटल एलोकेट कर रही है, बिजनेस में एलोकेट हुआ, और कितना रिटर्न जनरेट हुआ। ठीक है। और efficient allocator of capital would be higher ROE and poor quality of business would have lower ROE। यानी कि अच्छा बिजनेस का आरओई ज्यादा होता है, खराब बिजनेस की आरओई कम होती है। आरओई को कई बार अपन बोलते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, RONW भी बोलते हैं। आरओई कैलकुलेट करना है तो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन आपको नेटवर्थ नहीं दिया रहेगा डायरेक्ट, आपको इक्विटी कैपिटल रिजर्व प्लस दिया होगा, तो आपको नेटवर्थ निकालना होगा। ठीक है, पैड दिया होगा। उसके बाद, यस, उसके बाद आप उसके सॉल्व कर पाओगे। यस सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हाँ। या सर ये एक बार और बोल रहे थे कि आरओई अच्छा। जिस जिसका यानी कि एक इफिशिएंट, अगर किसी ने एलोकेट किया है कैपिटल को, तो उसकी आरओई अच्छी होगी। यानी कि आपने पैसे अच्छे से लगाए हैं, कैपिटल अपना अच्छे से लगाया है, ठीक है, इफिशिएंटली, तो हम्म। आपको आरओई ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपने पुअर क्वालिटी ऑफ बिजनेस अगर है आपका, तो आरओई कम हो सकता है। ठीक है, लो हो सकता है आरओई। ठीक है। या तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। आरओई को फिर से इन्होंने डिकम्पोज किया है, जिसको अपन ड्यू पॉइंट एनालिसिस में भी देखेंगे, लेकिन अभी देख लो। पैड डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, तो पैड डिवाइडेड बाय नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स असेट डिवाइडेड बाय नेट। तो आरओई को इस तरीके से भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लाई। तो ये तीनों आपको याद करना होगा। आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर, लेकिन क्वेश्चन आता है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नाम सुन के बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये क्या एनालिसिस है, कुछ नहीं है। अभी जब ये सब चीजें अपन रीड कर लेंगे ना, तो वो भी इजी बनेगा। ठीक है। आरओई कंसिडर द ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ फर्म, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग इफिशियंसी कैसी है, कंपनी की, फर्म की। इफिशियंसी विच द असेट आर यूज फॉर बाय बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, यानी कि आपने असेट यूज किए, उससे कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। एंड द फाइनेंशियल लीवरेज यूज बाय द बिजनेस। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको ये समझ में रखना है कि वाइल सेल एंड नेट प्रॉफिट इज फॉर अ गिवन पीरियड, नेट वर्थ एंड असेट बैलेंस आर एट पर्टिकुलर डेट। इन ऑर्डर टू कंपेयर द टू मैट्रिक्स वी शुड यूज द एवरेज नेट वर्थ ड्यूरिंग द पीरियड rather than net worth at a particular date। ठीक है। तो डेली बैलेंस जानना, सिंस द डेली बैलेंस ऑफ इक्विटी इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, एवरेज बैलेंस से आप कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ROE के बाद ROCE, रो। इसका कई बार ना फुल फॉर्म पूछता नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी पूछता है कई बार। ठीक है। इसका दिस रेशो यूज ईबिट, EBIT, एंड कैलकुलेटेड इज इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ मनी एम्प्लॉयड इन द फर्म बाय वे ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। ROC इक्वल टू EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने एम्प्लॉयड किया। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी और टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट। हायर द रेशो हायर द रिटर्न ऑफ एवरी रुपीज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। ROC में जितना ज्यादा हायर होगा, देखो हमेशा याद रखना, कई बार केस स्टडी मिस्टेक के क्वेश्चन आते हैं। यस यस, पूछ सकते हैं आप। सर व्हाट। हाँ। यस, पूछिए सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आरओसी मतलब मैंने खुद के एसेट्स
प्लस मैंने बाहर मार्केट से जितना भी लोन उठाया, जो भी लायबिलिटीज उठाई रहेंगी, और जो दोनों अमाउंट लगा के जो मैं बिजनेस पे जो रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, ये वो है, राइट? देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, सही बोला आपने, जिस जैसा आपने डिटेल में बोला आपने सही बोला है। ठीक है, और इसके फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं कि आपने, ठीक है, एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपने पैसे कहाँ से लगाए हैं? आपने खुद का नगद लगाया है कि आपने उधार लेके लगाया है? ठीक है, तो ये यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन टोटल असेट्स और करंट लाइबिलिटी, नॉन इंटरेस्टिंग या टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट। तो आपका कहना सही है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको इसमें पूछ क्या रहा है कि कितना जनरेट किया, रिटर्न ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल आपने एम्प्लॉयड किया और कितना रिटर्न जनरेट किया। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हायर द रेशो हायर रिटर्न फॉर एवरी रुपीज ऑफ कैपिटल। आप 1 रुपए लगा रहे हो, 1 रुपीज, और जितना अच्छा रेशो है मीन्स आप उतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टर कैन यूज टू दिस टू एनालाइज द रिटर्न ऑफ कंपनी विद डिफरेंट साइज इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, टोटल कैपिटल, जो आपने कहा अभी बात, टोटल इक्विटी कितनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मीन जो अपन देखे थे ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जो 1 साल बचा है, तो वो करंट मैच्योरिटी आने वाली है उसकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कितना आ रहा है ये, 1896818 2018 और 2019 के लिए अलग आ रहा है। ठीक है, तो ईबिट कितना हुआ, जैसे ऑलरेडी अपने को पता है कि 47,626। तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे आप, 1896818 प्लस इसका, इस दोनों का एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो आपकी आरओसी आ रही है 2.38। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकालना है टोटल कैपिटल का। ठीक है, तो आरओसी ऑफ कंपनी आ रही है। और सर, ये जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, ये हम क्वार्टरली बेसिस पे एवरेज हम नहीं नहीं, कंसीडर कर लें ईयरली कि ईयरली ईयरली? ईयरली यहाँ पे ईयरली कर रहे हैं। ओके। ठीक है, टाइमली आप कभी भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे जैसे अपन ने बात कही है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली किया गया है, जितना पीरियड दिया गया रहेगा उसको आप एवरेज कर सकते हो। गॉट इट ठीक सर, है, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस इज अ प्री टैक्स मेजर। अगर आपको पोस्ट टैक्स मेजर चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, 1 - टैक्स रेट, पोस्ट टैक्स रिटर्न के लिए। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये छोटा सा लाइन है ये, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न, प्री टैक्स रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो अगर प्री टैक्स दिया है तो 1 - जो टैक्स रेट आपको कौन से टैक्स स्लैब में हो वो दिया गया रहेगा, तो आप पोस्ट टैक्स रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हो। सर, ये वही है ना जो मैंने लिखा था अपना प्रॉपर, जो स्लैब वाइज जो मैंने कैलकुलेट किया था? हाँ हाँ, 1 - टैक्स रेट, यस। ओके। आपने आपने एडवांस में पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इसको पढ़ने में, कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो और मजा आ रहा होगा भी। नहीं, बट वो सर, ये बुक में थोड़ा अलग है, जो मैं मतलब सेम है, बट मैं जो लैंग्वेज में पढ़ा हूं ना सर, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैंने सबको स्लैब वाइज डिवाइड किया था। हम्म, अब यहाँ पे नहीं, ये 1 - टैक्स रेट के हिसाब से दिखा रहा है ये। हाँ तो ऐसे ही निकाला जाता है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना, 1 - टैक्स रेट, बस कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है विथ 1 - टैक्स रेट, बस कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पोस्ट टैक्स रिटर्न। आपको केवल ये याद रखना है कि 1 - टैक्स रेट इन, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है रिटर्न से। ठीक है, ये बहुत बार ना आपको, अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी कोर्स करोगे ना, तो वहां भी आपको ये जो टैक्स रेट वाली चीजें हैं ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, सर, ये हम नेक्स्ट। कैलकुलेट करेंगे ना अभी आगे? हाँ हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसको समझना पहले जरूरी है कि प्री टैक्स ठीक है और सर, डन। पोस्ट टैक्स क्या है। ठीक है, ये बस अपन अभी फॉर्मूला और उसका डिटेल देख रहे हैं कि क्या होता है। देखो, आरओई आरओसी कभी छोड़ के मत जाना एग्जाम में, कि इसको आप, अगर बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ कि इसे स्किप करके आप चले गए तो आप ये समझो कि 2 4 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल सकते थे, बोनस नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट होता है लीवरेज। हायर लेवल ऑफ डेप्ट हुआ यूज्ड इन फंडिंग द ऑपरेशन कैन बी रिस्की फॉर बिजनेस। जितना उधार लोगे आप, बहुत डेप्ट है आपका, तो क्या होगा, रिस्की है बिजनेस के लिए। स्पेशली कब, जब इकोनॉमी डाउन टर्म में, जहां पे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों रिड्यूस हो गई और आपने बहुत ज्यादा डेप्ट लेके रखा है। ठीक है। लिवरेज रेशो कैन बी यूज टू एनालाइज एक्सटेंट ऑफ लीवरेज यूज फॉर बाय अ बिजनेस। ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये दोनों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 16 नंबर का चैप्टर है तो कुछ भी आ सकता है। कि हायर लेवल ऑफ डेप्ट है कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल फॉर कंपनी, यानी खराब कर सकती है। अगर आपने पे नहीं किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। When business create asset aggressively out of borrowing money, it could be quite dangerous if asset are unable to generate the expected revenue and profitability. अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो ये याद रखिएगा। तो डेप्ट कितना है और आपकी इक्विटी क्या है, देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका टोटल क्या दिया है चार्ट में, टोटल डेप्ट दिया गया है। 2019 में था 849480 और 2018 में, तो एक साल में बढ़ गया है। देखो यहां से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इन्वेस्टर टू अवॉइड कंपनी विथ एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ डेप्ट। ठीक है। ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस डी ऑफ वन और लेस शुड बी कंसिडर एज अ बेंचमार्क। डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रीज, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज, कंपनी रिक्वायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट डिटेल। ठीक है। तो डी रेशो क्या होता है, टोटल एडजस्टेड डेप्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। कितना नेटवर्थ है और आपकी डेट डेप्ट कितनी है। ठीक है। तो ये यहां से एक क्वेश्चन आता है, वन और लेस देन, शुड बी लेस देन वन। ठीक है, बेंचमार्क होता है। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बहुत इजी है, ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, आपका डेप्ट बहुत हाई है तो आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई पेड करना होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पेड कर पाते हो तो क्या होता है पता है, सबसे बड़ा सिग्नल है कि अगर कोई कंपनी डेट उधार ली है, बॉन्ड्स इशू की है, उसके इंटरेस्ट पेड नहीं कर पा रही है, समझ जाओ कंपनी खराब कर सकती है। तो ये सब न्यूज आपको ट्रैक करना होता है। एक मैं कॉमन बता दिया, बहुत सिंपल सा आइडिया। अगर कहीं न्यूज में दिख गया कि भैया ये तो बॉन्ड इशूड की थी, उनको भी इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, सबसे बड़ा सिग्नल है वो। सबसे बड़ा सिग्नल मैं मानता हूं उसको, कि कंपनी जब ब्याज नहीं दे पा रही है तो मूलधन कहां से लेगी। ठीक है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो इबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर हाई है रेशो तो बिजनेस कंफर्टेबल जोन में है। और द रेशो विल बी लेस देन वन और निगेटिव इन सम बिजनेस। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अर्निंग लेस है देन इंटरेस्ट एंड अर्निंग आर निगेटिव एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। तो ये याद रखना कि किसमें रेशो हाई होने से कंफर्ट में बिजनेस रहता है, मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं। और ये बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे पढ़ना है इसको, है ना, बहुत आराम से दिमाग में एक एक पॉइंट को आपको, एक एक पॉइंट को फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती की ना, तो आपको जो, देखो ये सब क्वेश्चंस क्या है ना, थोड़े से घुमा के देता है, थोड़ा घुमा के आके पूछता है। ठीक है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर एक बार बना मीन्स आपको एक नंबर परफेक्ट है मिलना है, परफेक्ट एक नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है कि, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशो, बहुत इजी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता है। करंट रेशो क्या होता है, करंट असेट बाय करंट करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विडिटी रेशो क्या होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू सी वेदर बिजनेस इज एबल टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके बिजनेस आपके ऑब्लिगेशन को ऑनर करेगा कि नहीं। एंड व्हेन दे अराइज, जब अराइज होगा तब। ठीक है। तो दो रेशो होते हैं, करंट एंड क्विक। देखो फॉर्मूला तो नहीं पूछता है, कई बार याद करने में कुछ नहीं है, CA/CL, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखना कई बार करंट असेट दिया रहेगा, ठीक है, करंट रेशो दिया रहेगा और करंट लाइबिलिटी पूछ देगा, तो दिमाग घूम जाता है वहां पे कि अरे क्या पूछ दिया।
इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, इसको याद रखना। कई बार वर्किंग कैपिटल रेशो पूछेगा तो दिमाग में आता नहीं कि करंट रेशो को ही बोलते हैं कि किसको बोलते हैं, तो ये चीज याद रखना आप। ठीक है। और रेशो अगर 1 से मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि करंट असेट ज्यादा है देन करंट लाइबिलिटी। इसका यूज कहाँ पे यूज होता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को ऑब्लिग एबिलिटी तो है ना, पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको देखने के लिए। ठीक है। द एलिमेंट डेट कॉन्स्टिट्यूट वर्किंग कैपिटल, आपको ये पता होना चाहिए कि करंट असेट्स क्या है और करंट लाइबिलिटी क्या है, कि असेट्स में क्या क्या आएंगे और लाइबिलिटी में क्या क्या आएगी, तब आप करंट रेशो निकाल पाओगे। तो अपन ने देखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि करंट असेट्स में क्या आते हैं और करंट लाइबिलिटी में क्या आती है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है और मेरे ख्याल से इससे भी क्वेश्चन आते ही है, 100% आते हैं करंट असेट से। क्विक रेशो सिंपल है कि करंट असेट से इन्वेंट्री को माइनस कर दो। ठीक है। दिस इज मोर स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ लिक्विडिटी रेशो, इट डज नॉट कंसिडर असेट विच ऑल्दो करंट इन नेचर बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। ठीक है। कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। करंट असेट माइनस, यस। यस सर, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट है सभी के लिए। यस सर, पूछिए सर। सर ये क्विक रेशियो क्यों निकालते हैं सर? ये थोड़ा सा और प्रोमिनेंट वे है निकालने का। ठीक है। अच्छा। हाँ, यानी कि कुछ अपडेट होता है ना, यानी कि इसको आप और डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ सर कि। इट इज लाइक, हाँ हाँ, बताइए। सॉरी सर, बोलिए इट इज बोलिए। लाइक, अगर सपोज एक साल के अंदर कंपनीज ने मान लेते कि 500 ट्रक्स बनाए बेचने के लिए, हाँ, बट वो 500 वो इन्वेंट्री में से उतने ट्रक्स बिके ही नहीं, बीके नहीं, कैश में कन्वर्ट इमीडिएटली नहीं नहीं कर पाए कन्वर्ट हैं। ही नहीं हुआ वो इन्वेंट्री हाँ उनका। हाँ हाँ, तो वो राइट, एकदम राइट उतना आंसर। माइनस करके जो नंबर आएगा वो उसको डिवाइड हाँ करना है करंट लायबिलिटी के साथ हाँ, में, राइट? करंट, हाँ, इसीलिए इन्वेंट्री को माइनस किया गया उसमें से, ओके। कि विच इज इन्वेंट, अनसोल्ड हाँ इन्वेंट्री। हाँ, नहीं, इन्वेंट्रीज को करंट असेट्स में ही गिना जाता है, लेकिन क्या होता है कि तुरंत आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तुरंत समथिंग आप विच इज कैश में, नॉट कन्वर्टेड इन कैश वही खाली आएगा ना सर इमीडिएटली, इसमें। इमीडिएटली। ओके। ठीक है। ओके सर। जैसे आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो हो सकता है वो साल भर पड़ा रहे, या हो सकता है कि और लंबे समय तक पड़ा रहे। ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार बहुत इजी इजी पूछता है। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विडी फंड सब इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड केवल इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्रीज होता है। ठीक है। हायर रेशो है अगर इसका, हायर द रेशो बेटर द लिक्विडिटी। ठीक है। लेसर का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सिंपल सा है और कई बार ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। और कई बार तो यही पूछता है कि मोर देन 1 है तो क्या होगा, लेस देन 1 है तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। इसको जितना ज्यादा रिपीट करोगे इस चैप्टर को, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी इफिशियंसी है कि आपका ऑपरेशन कितना, बिजनेस जो कर रहे हो कितना इफिशियंट है। ठीक। सर मेरे टाइम पे ना हाँ हाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछा गया था। हाँ सारे हाँ सम ही थे, सारे सम थे। ना कोई फॉर्मूला था नहीं ऐसे। मैंने ये मैं भी ये भी पढ़ के गई थी कि डी डी बाय मीन्स जो एडजस्टिंग रेशियो है वो होगा, हाँ। तो उसका मतलब क्या है, हायर कब होना चाहिए, डी बाई ठीक ई है, रेशो कोई प्रॉब्लम लेस नहीं है। होगा तो बेटर होगा। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं आया। ओनली कोई सम्स बात एंड नहीं। सम्स, सारे सम्स ही आने। नहीं यार, ये होता है कई बार, कुछ थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट पेपर भी आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके नंबर मुझे खराब नहीं लगे हैं, देखो आपने 80 क्वेश्चन अटेंड किए, आपके आए जो नंबर है। 58। ठीक है। तो आपकी 58। एक्यूरेसी बनी हुई है, केवल आपको थोड़ा सा और स्टडी कर लो। अभी आप क्या है कि जस्ट एग्जाम दिए हो, 10 दिन बाद का डेट ले लो आप, ट्रस्ट में निकल जाएगा एग्जाम। आपको अभी पता है कि क्या चीज पूछा, क्या चीज नहीं आया, आपको प्रैक्टिकली हाँ पता है सर। आप, हाँ। और बात की सोचोगे ना कि नहीं अभी नहीं दूंगा कि 1 महीने बाद, तो कई बार क्या होता है
फिर वो लोग पैटर्न चेंज कर देते, कुछ ना कुछ पैटर्न या अपडेट आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, तो फिर बहुत राइट प्रॉब्लम सर। जाती है। ठीक है। और नहीं नहीं आपको सर, मैं ये मंथ के एंड में दे दूंगी फीस या आराम से दीजिए, हाँ। और ना जो जो मैं बताता हूँ, ये सब बता रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, नहीं आए हाँ किस्मत सर खराब है, आए। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आए नहीं आए, लेकिन आपने सीखा कुछ ना, नया नॉलेज गेन किया ना, नहीं वो सर, ज्यादा थेरी हाँ। थेरी 100% है ना, थेरी आपने जो बताई वही से आई थी। हाँ हाँ। ये एक्चुअली ये बाकी था ना, तो मैं हम्म। उतना समझ नहीं पाई थी और वो ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम दे दी। वो कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आपने पास नहीं कर पाए वो अलग, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आपने, मैंने जितनी चीजें बताई उसको आपने अच्छे से फॉलो किया। तो देखो, इफिशियंसी रेशो क्या होता है, ठीक है, कितना इफिशियंट है कंपनी, ठीक है, कितनी इफिशियंट है कंपनी इन ऑपरेशन। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करो, दिस रेशो इंडिकेट हाउ फास्ट कंपनी कन्वर्ट इट सेल इनटू कैश। यानी कि आप सेल तो कर रहे हो, लेकिन पैसे नगद मिल रहे हैं कि नहीं, कैश मीन्स यहाँ पे पैसे की बात हो रही, कागज में सेल की बात नहीं हो रही। जितना अच्छा रेशो होगा उतना अच्छा फॉर्म है। ठीक है, कुछ स्मॉल पोर्शन क्रेडिट में भी हो सकता है, क्रेडिट मीन्स उधार। अगर रेशो लो है कि, तो क्या मतलब होता है कि कंपनी बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही है और वो डिफिकल्टी फेस करेगी इन रिकवरिंग मनी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर क्या हो, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। तो ये बहुत इजी सा है, बहुत बार पूछता है। अकाउंट पेएबल, तो अकाउंट पेएबल मीन्स क्या है कि कितना कंपनी से क्रेडिट में परचेस करती है, ठीक है। तो परचेज डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल, बहुत लंबे समय के लिए लॉन्ग क्रेडिट पीरियड है सप्लायर्स के साथ। लेकिन क्या होता है कि लंबा क्रेडिट पीरियड है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, हो सकता है उनके साथ बार्गेनिंग पावर सप्लायर की अच्छी हो, ठीक है। बहुत लंबे समय तक क्रेडिट मिल रहा है, यानी कि आपको उनको, यानी कि आपके ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट भी हो, और आप अच्छी कंपनी हो तो टाइमली पेड भी कर रहे हो, ठीक है। देखो, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। असेट टर्नओवर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम असेट ऑफ बिजनेस आर चर्न पुट टू यूज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। अगर आपका असेट आइडल पड़ा है, तो ये गुड अच्छी बात नहीं होती बिजनेस के लिए। कुछ ना कुछ कैपिटल डिप्लॉय होना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है तो गलत है। तो असेट टर्नओवर क्या है, नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का रोल ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अभी अपन ने बात की थी कि इन्वेंट्री कितना रोल ओवर हो रहा है। अगर इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है, कन्वर्ट इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू सेल्स, इसका क्या मतलब है, आपका पैसा फंस रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो उस इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी आपको क्लीन करना है, सेल करना है फास्ट, ठीक है। रेशो किसके लिए हाई होता है, वुड बी हाई फॉर एफएमसीजी और लो फॉर कैपिटल गुड्स कंपनी। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या है, सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लेना। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है, बहुत सारी चीजों को एडिशनली अपन ऐड कर दिए, वेरियस रेशोज अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। टुगेदर as a analyst often try to synthesize by reading various resources together, so if provide additional insight, यानी कि आपको एडिशनल इंसाइट तो मिल रही है क्या सबको ऑल टुगेदर करने से। अगर इफ सेल्स आर ग्रोइंग बट द कलेक्शन पीरियड इज इंक्रीजिंग along with it, probably indicate the company is being very lenient with the credit terms, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस कुछ नहीं है, बस एनालिसिस ब्रेक आरओई एस फॉलो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये अपन ने देखा है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सेल डिवाइडेड बाय असेट, असेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अगर इसको क्रॉस भी करोगे तो फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको इलोबरेट करके दिया गया है, ठीक है। अगर इन तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो तीन तीन चीजें, नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर और लीवरेज, ठीक है।
रिटर्न ऑन इक्विटी, द अबोव इक्वेशन एक्सप्रेस रिटर्न ऑन इक्विटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर इसमें यूज किए गए हैं, ये याद रखिएगा, एक दो और ये तीन। ठीक है। ROE can go either if profit margin increase, the asset or the asset turnover goes up or because of higher leverage। लेकिन हायर लेवरेज आप ले रहे हो, if ROE goes up account of higher margin or higher efficiency, it would be certainly to be the reason to cheers। आप हायर लिवरेज लिए हो लेकिन आपकी मार्जिन भी हाई है, हायर इफिशियंसी है, तब ठीक है। लेकिन आपने हायर लिवरेज लिया है, ठीक है, केवल आपका जो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इफ इट इंक्रीज अकाउंट ऑफ हायर लिवरेज, जो असेट टर्नओवर आपका इंक्रीज हुआ है, तो इट नीड टू बी रीजन टू चीयर। लेकिन हायर लिवरेज आप अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो वो आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। देखो ये जो चार्ट दिया है, इसको अच्छे से देखना, मे बी यहां से आया था क्या मैम क्वेश्चन, इफ हायर लिवरेज कंपनी और लोअर लिवरेज कंपनीज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है। तो रेवेन्यू, हायर लिवरेज कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा है, लोअर लिवरेज का थोड़ा कम है। नेट प्रॉफिट लो लिवरेज कंपनी का ज्यादा दिख रहा है। असेट्स इनके ज्यादा है, हायर लिवरेज के। इक्विटी इनकी कम है। लाइबिलिटी इनकी ज्यादा है। ROE देखो यहाँ पे 92.3 और यहाँ पे कितना है 52.4। असेट टर्नओवर दिया है 2.3, इनका 2.4 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20, असेट इक्विटी 2.0, इधर 1.1। ठीक है। तो दोनों का हायर, इफ इन द अबोव हायर और लोअर लिवरेज आर द सिमिलर साइज, द फॉर्मर हैज हायर ROE कंपेयर टू द लेटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि द फेस ऑफ हायर लिवरेज सीम टू बी बेटर परफॉर्मर अमंग द टू। लेकिन अगर इनके ROE को ब्रेकआउट करे तीन पार्ट में, तो डिफरेंट पिक्चर देता है ये। ठीक है। लोअर leverage company doing marginally better in term of asset turnover, regionally better in term of profit margin। देखो जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में ये अच्छा कर रही है, असेट टर्नओवर इनका ज्यादा अच्छा है। केवल ROE देखने से अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो, जैसे अपन ROE देख लिया, अरे वाह ROE 92.3, लेकिन असेट टर्नओवर रेशो तो इसका ज्यादा अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये भी देखना है। ठीक है। द ओनली रीजन स्ट्रीम टू हैव लोअर ROE इज बिकॉज ऑफ लोअर लेवरेज। क्या है कि ROE लो क्यों है? क्योंकि इनका लिवरेज भी कम है, इन्होंने लिवरेज ज्यादा नहीं लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसको एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा ड्यू पॉइंट का, क्योंकि ये जो बताया मैंने, इससे बहुत बार क्वेश्चन केस स्टडीज के तौर पे या चार्ट पैटर्न, एक ऐसा चार्ट दिया रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये केस स्टडीज में आता है, या नॉर्मल भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग यूजिंग रेशो एनालिसिस। अपन ने बहुत सारे रेशोज देखे कि कहाँ पे क्या यूज करना है, लेकिन आपको एंड एनालाइजिंग रेशो कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वेरियस फाइनेंशियल मैट्रिक इंक्लूडिंग इनकम एक्सपेंडिचर बिहेव, कैसा बिहेव और देयर इंटर रिलेशनशिप कैसा है। इनसाइट आपको पता चलता है और आप फोरकास्ट करते हो फ्यूचर को। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वैन अपन फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा है वो हिस्टोरिकल है। ठीक है। पास्ट बिहेवियर से अपन फेयर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फ्यूचर का। ठीक है। कई बार हो सकता है कि गलत भी हो। ठीक है। ये एग्जाम्पल आया होगा, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी फोरकास्ट कर रहे हो, एनालिस्ट मस्ट ऑफन अप्लाई देयर जजमेंट एंड मेक सर्टेन एडजस्टमेंट टू फैक्टर चेंज इन द सिनारियो। ये भी याद रखना है। ठीक है। अब ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड मुझे याद है कि क्वेश्चन मैं जब एग्जाम दिया था तब आया था। ठीक है।
Analysts must appreciate that future of business could be significant different from their past. पास्ट से डिफरेंट हो सकता है फ्यूचर। जैसे स्विट्जरलैंड फेस ट्रिमेंडस कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ऑफशोर कॉम्पिटिटर्स स्टार्टिंग मिडिल ऑफ 2000 सन में। आज 2026 चल रहा है, ठीक है। While it was the only wind turbine manufacturer, before that had great pricing power. उस समय इनके पास बहुत अच्छी प्राइसिंग पावर थी। Projecting financial of Switzerland in the mid of 2000 purely based on historical exploration, ठीक है, would have been a blunder। क्या हुआ था फिर आप सब जान रहे हो। तो इनका बस यही कहना है कि पास्ट में कोई कंपनी अच्छा की है, ठीक है, उनके पास प्राइसिंग पावर भी अच्छी थी और उस समय इनका अच्छा कंपटीशन भी था डोमेस्टिक और ऑफशोर कॉम्पिटिटर से। ये केवल एक सिंगल कंपनी थी जो वाइन टरबाइन मैन्युफैक्चर करती थी, ग्रेट प्राइसिंग पावर था इनका। फिनेंशियल ऑफ स्विट्जरलैंड इन मिड ऑफ 2000 प्योरली उनका हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन में था। फ्यूचर में क्या हो सकता है आपको नहीं पता है, ठीक है। एनालिस्ट को बहुत ज्यादा टाइम सोचने और एनालिसिस करने में निकालना पड़ता है। हाउ द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट, और जो बिजनेस के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एजम्पशन प्रोजेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या चल सकता है। एक समय टेलीफोन चलता था, टेलीफोन की जगह किसने ली, एसएमएस चलता था, आज जगह व्हाट्सएप ने ली, आज कुछ और आएगा। अब एआई का जमाना है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे बात वही की गई है कि हिस्टोरिकली अपन सोच सकते हैं, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो बहुत सारे आपको एजम्पशन और प्रोजेक्शन से के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालना पड़ता है। हो सकता है वो भी सही हो गलत हो जो भी हो, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि पास्ट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो पीयर कंपैरिजन, ये यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, छोटा सा है। लुकिंग इनटू कंपनी फाइनेंशियल, उससे क्या हेल्प मिलती है, टू अंडरस्टैंड द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। फिनेंशियल आप देख लिए, इट मे ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी अ कंपनी परफॉर्मिंग विज अदर पार्टिसिपेंट पीयर इन इंडस्ट्री, ठीक है, इन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। जैसा रेशो डिफाइन किया गया है और यूनिट ऑफ वैल्यूशंस, कंपेयर आप कर सकते हो एक सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज को अक्रॉस कंपनी ऑफ सेम सेक्टर, सेम सेक्टर की डिफरेंट कंपनी। आप कंपनीज के साथ उनके पीयर्स को भी कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी देख सकते हो। पीयर्स मींस कॉम्पिटिटर्स। वेरियस डेटाबेस प्रोवाइड क्विक स्नैपशॉट ऑफ ऑल दिस नंबर ऑफ कंपनी विज इट्स पीयर्स, ठीक है। तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है। अदर एस्पेक्ट एस्पेक्ट टू और टू स्टडी द फाइनेंशियल रिपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ इक्विटी एक्सपेंशन की कंपनी बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है। इन एडिशन टू कंपनी बिजनेस देयर आर आल्सो अदर कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्शन दैट अफेक्ट शेयर होल्डर वैल्यू। ऑन सच कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्शन इट इज क्रिटिकल इन शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन इन इन फंड राइजिंग। जैसे कंपनी फ्रेश इशू शेयर रेस फ्रेश फंड, ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ फंड हैज टू बी borne by the business. Raising this fund as a competitive pricing is critical in valuation creation. When company raise fund at higher cost, it has to be eventually borne by existing investors, ठीक है। आप ज्यादा कॉस्ट में अगर पैसे उठा रहे हो, ज्यादा इंटरेस्ट में, तो इनडायरेक्टली तो इन्वेस्टर को ही बॉर्न करना पड़ेगा ये। While it is easy to understand the impact of that, ठीक है, understand the impact of equity issuance can be more challenging. Company may periodically need to issue additional equity share either to raise fund or meet other obligation, ठीक है। यहां पे क्या बात कर रहे हैं, इक्विटी एक्सपेंशंस की। आप चाहे ईसॉप के लिए निकाल रहे हो, स्वेट इक्विटी निकाल रहे हो, फ्रेश शेयर आप इशू कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आपको शेयर बॉन्ड जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं उसके कुछ पार्ट को आपको शेयर्स में चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है।
इट मे इशू शेयर थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग, राइट इशू, पब्लिक, प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि इन सब मॉडल्स के थ्रू भी आप इशू कर सकते हो शेयर्स, ठीक है। इसके बारे में यहाँ बात की गई है कि राइट इशू कर सकते हो कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको दे दो। आईपीओ, पब्लिक इशू, आईपीओ या एफपीओ कर ला सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। इशू आप शेयर कर सकते हो क्योंकि आपने वारंट इशू किया था, ठीक है। किसी एम्प्लॉय ने अगर इशॉप ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो आपको इशू करने पड़ेंगे, या तो कंपनी के कोई अच्छी यानी कि कोई बड़ा आदमी है तो उसको अगर आप स्वेट इक्विटी देना चाहते हो तो भी आपको एडिशनल शेयर्स इशू करने पड़ जाएंगे, ठीक है। एडिशनल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। लेकिन एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू करने से जो आपका अभी का जो ईपीएस है वो डाइल्यूट होता है। इसको अपन ने डिटेल में स्टडी कर लिया है, पहले भी डाइल्यूशन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बस इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर अलॉट टू वन और मोर सेलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर, इंक्रीज द ऑनरशिप स्टेक ऑफ प्रेफरेंशियल इन्वेस्टर वाइल रिड्यूसिंग इट्स फॉर ऑल अदर। दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कंपनी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना पड़ता है। इट इंडिकेट अ रिस्क ऑफ पोटेंशियल डायल्यूशन और अदर हैंड इट में ऑल्सो इंडिकेट देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर हु मे बी टू बेल आउट द कंपनी, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके कुछ इन्वेस्टर है जिनको आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी कंपनी को बेल आउट कर दे आपको, यानी कि आप बहुत खराब स्थिति में हो, वहां से आप निकल सको, ठीक है। वाइल एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैस क्या यानी कि क्या कैसा किया गया था, तो किस सिचुएशन में किया गया, इट इज नेसेसरी टू टेक इनटू कंसीडर द सिचुएशन अंडर विच सच इशू वेयर कैरिड आउट, ठीक है। ऐसे वैल्यूशंस को भी आपको कंसीडर करना है, द वैल्यूशन ऑफ सच इशू शुड बी कंसीडर, ठीक है। मिनिमम प्राइस कितना रखा रखा गया था, रेगुलेटर सेट द रूल प्राइस फॉर मिनिमम प्राइस फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, सब कंपनी में कैरी आउट सच ट्रांजेक्शन एट प्रीमियम। इसका मिनिमम प्राइस भी तय रहता है, कुछ कंपनी प्रीमियम में भी देती है, ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज द वैल्यू एक्रेट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड दस पोजेस लेसर डाइल्यूशन रिस्क टू देम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से, ठीक है। ये छोटा सा दिया है पॉइंट, ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड एंड अर्निंग हिस्ट्री, आपकी डिविडेंड पॉलिसीज कैसी है, ठीक है। आप डिविडेंड का क्या मतलब होता है, अपने प्रॉफिट का पार्ट को आप शेयर होल्डर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कंपोनेंट है, थोड़ा सा टोटल रिटर्न अर्न बाय द इन्वेस्टर इन एडिशन टू कैपिटल की। कैपिटल गेन मीन 100 रुपए का मैंने शेयर लिया था, आज उसके प्राइस 120 हो गया, तो 20 रुपए प्रॉफिट तो कैपिटल गेन की तरह हुआ, और 4 रुपए उसने डिविडेंड भी दिया, तो टोटल प्रॉफिट मेरा 24 रुपीज हो गया, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एनालिस्ट को स्टडी करना होता है डिविडेंड पॉलिसीज को भी और हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैच्योर कंपनी जो होती है ना वो ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। मैच्योर मीन्स उनके पास और कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो भी है स्टेबिलिटी है उनके डिविडेंड में कि नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। हाई ग्रोथ कंपनी जो होती है ना वो ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, ठीक है। वो उस प्रॉफिट को रिटेन करती है और आने वाले जो भी एक्सपेंशन है या कुछ नया बिजनेस और पैसे लगाने हैं, ठीक है, वहां खर्चा करती है, यानी कि ग्रोथ में खर्चा करती है, ठीक है। लेकिन जो मैच्योर कंपनी जैसे ब्रिटानिया, कोलगेट, ठीक है, वो रेगुलर आपको ऑफर करती है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको एनुअल इनकम चाहिए होती है वो इस टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो मैच्योर कंपनी होती है, ठीक है, वो ज्यादा डिविडेंड देती है, एक लाइन। और सेकंड, इसमें कौन इन्वेस्ट करता है, जिनको एनुअल इनकम चाहिए, ठीक है।
तो एज अ एनालिस्ट अपने को डिविडेंड पॉलिसीज को भी स्टडी करना होता है अच्छे डिटेल में। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस, जैसे आप डिविडेंड कितना मिला, बोनस कब दिया, स्प्लिट कब हुआ, राइट इशू हुआ था क्या, तो ये सब अफेक्ट करती है कंपनीज के शेयर प्राइस को। ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो अपन कॉर्पोरेट एक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो आने वाला चैप्टर है। ठीक है। ऑनरशिप एंड इनसाइडर सेल एंड परचेस ऑफ स्टॉक्स। ऑनरशिप, ऑनर्स कौन है? जो क्लोजेस्ट हैं बिजनेस के, उनके पास सभी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है ऑफ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। दे ऑल्सो एक्ट इन द मार्केट अंडर द डिफाइंड गाइडलाइन ऑफ सेबी। अगर उनको बाय और सेल करना है तो वो सेबी का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब करने वाली तो पहले बेच के निकल गए, या अच्छा करने वाली है तो पहले ही खरीद लिए, नहीं। उनको पहले गाइडलाइन जो सेबी ने बनाई उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करिए, ये केस स्टडी को देखिएगा। ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको ये मत समझिएगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम नहीं आएगा लेकिन